आज हमने वो क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लें। यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड है, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कोई स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताएगा? होमोजीनियस इक्वेशन, हमारे पास ये जो सवाल दिए हुए हैं ना, इनमें इस शक्ल की इक्वेशन आ रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो k है अगर ये 0 हो जाए, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, जिसमें 3 वेरिएबल भी आ रहे हों और राइट साइड 0 हो। कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 5x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे एक इक्वेशन लिख दूं, -8 इक्वल टू 0, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि जी राइट साइड 0 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो 8 है ये अगर उधर ले जाओगे तो इसकी शक्ल यूं बन जाएगी, एंड वी कॉल इट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जबकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन वो जिसमें वेरिएबल के अलावा कोई भी टर्म ना हो, अगर हो तो वो 0 हो, तो ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। जबकि जिसमें वेरिएबल के अलावा कोई और नंबर भी हो, बेशक वो लेफ्ट पे हो राइट पे हो, उसे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। पहले जो 3 सवाल हमने पढ़े वो इस तरह के थे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह की इक्वेशन आ रही है, होमोजीनियस इक्वेशन। इसका मकसद क्या है, मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, लेकिन अभी सवाल में डिस्कस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के कौन कौन से पार्ट हैं जी? फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस, प्लस 5z इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 0। इसमें बेटा मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट या डिटर्मिनेंट ही डायरेक्ट लिख लें। कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लिखें 1 2 -2 2 1 5 5 4 8। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिटर्मिनेंट पहले निकाला था, 2 में भी निकाला था, 3 में भी निकाला था। बोलो। Yes, sir. हर सवाल में हमारा यही काम हुआ करेगा, यानी एक चीज तो हम एक जैसी कर लेना। तो इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आता है? जी सुंदर सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। इससे पहले जब 0 आता था तो हमारे पास आंसर नहीं होता था। मेरे पास इस वक्त 2 तैमूर आ रहे हैं, अब पता नहीं इनमें से कौन सा ओरिजिनल वाला है। इसका मतलब है गड़बड़ वाला को बंदा मौजूद है। ओके, मैसेज आता है, फिर बात कर लेते हैं जी। किसी और ने भी डिटर्मिनेंट निकाला? यस सर 0 आ रहा है। फिर 0 है। 0 आ रहा है। आप लोगों ने वो किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें डिटर्मिनेंट निकाला था, 0 तो नहीं था ना? No, sir. नो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया तब भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया तब भी नहीं था।
तो जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं था तब हम आंसर आगे आगे चलते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में तो स्पेशली क्योंकि इन्वर्जन मेथड था, इवन क्रैमर रूल में भी यही होता है और आपके एचिलन फॉर्म के लिए भी यही होता है। तो यहाँ आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 निकला। इससे पहले आप में से कई लोगों के जहन में होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सवाल को पढ़े लिखता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, यानी इसको सॉल्व करना है। बेशक डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तब भी आपने सॉल्व करना है। इट मीन्स कि अगर डिटर्मिनेंट 0 तब भी सॉल्यूशन होता है। तो आप लोगों को याद है मैंने पहले सवाल में जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया था तो एक बात लिखवाई थी, किसी के पास लिखी हुई है तो बताइए। यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। वेरी गुड। यूनिक सॉल्यूशन होता है एक सॉल्यूशन, यानी वो जो एक्स वाई जी की वैल्यूज आती हैं उनकी जो सेट बनता है वो एक सेट, सिर्फ वही सॉल्यूशन हो सकता है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आप लिखोगे सो गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब वो कैसे मैनी सॉल्यूशन है अभी हम बात करेंगे। यहां से आगे दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम एचिलन फॉर्म यूज करें, ऑपरेशन करें, एचिलन फॉर्म बनाएं एंड देन आगे चलें। और दूसरा तरीका जो है वो कदरे आसान है, जो कि हम आप में से बहुत सारे लोग लगा लेंगे। ये जो दी हुई इक्वेशन है इनके नाम लिख लीजिए। पहली इक्वेशन को ए कह दें, इसको बी कह दें, और इसको सी कह दें। जो काम हम यहां पे करने जा रहे हैं अगर उनको अपने लफ्ज़ में लिखना है तो लिख लीजिए कन्वर्ट टू वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल। ऑपरेशन यहां लिख रहा हूं जी, इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करें और बी वहां से सेपरेट कर दें, तो आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 5z इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन बदलने होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ बाय लिख ले बेशक। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3y, ये आ गया 9z। 3y इज इक्वल टू 9z एंड y इज इक्वल टू 3z। इसे बोलेंगे y इन टर्म्स ऑफ z। क्या बोलेंगे जी? y in terms of z। अब हम x इन टर्म्स ऑफ z निकालेंगे, तो उसके लिए y कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर है 2y, यहां पर है y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, b इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें a सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 5z 10z, 2 से कर रहे हैं, और इक्वेशन a इसके नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाना, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 3x, ये आ गया 12z, 3x इज इक्वल टू माइनस 12z, 3 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू माइनस 4z। ये देखें जी, x इन टर्म्स ऑफ z, y इन टर्म्स ऑफ z, वेरिएबल x एंड y कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल विच इज z। अल्लाह अकबर। लो जी आज डेविड आ ही गया फिर है। अच्छा जी, उसके बाद लेट z इज इक्वल टू t वेयर t इज एन इंटीजर। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना होता है तो यही तरीका हम अडॉप्ट करते हैं। z आपने t ले लिया, जरा चेक करें x किसके बराबर है, माइनस 4z, तो ये बन जाएगा माइनस 4t। जबकि y किसके बराबर है, 3z, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3t। अब आपके पास x भी मौजूद है, y भी मौजूद है और z भी मौजूद है। सॉल्यूशन सेट लिख दें, x की पहले वैल्यू माइनस 4t, y की वैल्यू 3t और z की वैल्यू t, और आगे बता देंगे वेयर t इज एन इंटीजर। पहले बुक में आंसर चेक करें, फिर आपको बताते हैं ये कहानी क्या है।
जी यासिर। सर वो उमर बोल रहा है कि उसको ऐड कर दें। उमैर कंफर्म है? उमैर अली है? यस सर। उसे कहो जरा आज की डेट साथ लिखो ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए। ठीक है सर। जी बच्चों, किसी ने आंसर चेक किया? जी सर ठीक है। यही है। अब देखो, मैंने बोला टी इज एन इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो ये होते हैं, आप लोगों के पेज 30 पे भी लिखा हुआ है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इनमें से कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। तो एमन कोई एक इंटीजर बताइए यहां से। -3। -3, एक्स की जगह -3 रखें, एक्स की जगह -3 रखें तो देखो, सॉरी टी की जगह -3 रखें तो पहली वैल्यू एक्स की क्या बनती है? -4 इंटू -3, ये 12 आ गया। y की वैल्यू है 3t, t की जगह आप क्या रख रहे हैं? -3, तो ये 9 आ गया। और z इज इक्वल टू t है, t यानी -3, तो z भी है आपके पास, y भी है और x भी है। इन तीनों को हम चेक करते हैं सवाल में डाल के। उमैर अली अभी अभी आया, माइक ऑन करें। उमैर अली, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे है। सोल्यूशन जब हमने निकाल लिया तो टी इंटीजर है, एक इंटीजर हमने पकड़ा -3, तो x की 3 वैल्यूज आ गई। ये इक्वेशन है आपके पास, x + 2y - 2z इज इक्वल टू 0। x की जगह ये वैल्यू y की जगह और z की जगह ये जो हाँ लिखी है वो पुट कर दे। 12 + 2 × 9 - 2 × -3। अगर हमने कहीं गलत नहीं निकाला, ये -9 है। तो अब आप अगर चेक करें तो दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। 12 + 6 18 -18, और ये चेक कीजिए दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। मैंने एक इक्वेशन में पुट किया, आप किसी और में भी पुट करके चेक करें, दोनों साइडें बराबर आएंगी। अब आपने t -3 रखा ना, t1 रख लो, t0 रख लो, t10 रख लो, t100 रख लो, कितने t रखे जा सकते हैं? इन्फिनिट। इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिट रखेंगे तो इन्फिनिट x और इन्फिनिट y और इन्फिनिट z हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएंगे। यस सर। तो फिर एक सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि क्या बताया था? गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये बात हमने शुरू में कर दी थी, यहां प्रूव हो रही है। जी सर। तो जी सर। यहां से हम एक बात पे पक्के हो जाते हैं, और वो याद रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन होता है। ये बात सारे सिस्टम पे नहीं लगती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ज्यादातर 99.9 क्वेश्चन तक ये काम हमारा हो जाता है। ठीक है, जब आप कहीं एडवांस स्टडीज में जाएंगे तो शायद वहां पे जाके मजीद इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस तक काफी हद तक हमारा काम कवर हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी से रिलेटेड बात होगी। अभी इसकी मैं पिक्चर बना लेता हूं एंड देन आगे सवाल ट्राई करते हैं। आप लोग एक बात और नोट कर लें जी, इसके बाद चैप्टर 4 आना है। चैप्टर 4 आपने बहुत दफ़ा पढ़ा 10th में। 10th के जो पहले 2 चैप्टर हैं वही चैप्टर 4 है हमारा यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी बात को सुन लेना है। ये ना हो गया आप ये समझे कि बस ये सर ने छोड़ दिया है। आपका जो इस वक्त चैप्टर 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, जो चैप्टर 5 है वो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में है। तो हमने इसको ज़रा वो क्या कहते हैं स्पीड से पढ़ना है। तो इसको आपके लिए आसानी बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना, इसके क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर देना है। कल जो है वो 23 मार्च की छुट्टी भी है, तो मैंने कहा 23 मार्च का तोहफा भी आपको दे देना। तो ये ज़हन में रखें कि हमें इसको जल्दी पढ़ना है
क्योंकि अगर हम इसको जल्दी नहीं पढ़ते तो फिर हमारा और काम रह जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ना होता है, इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो इसलिए चैप्टर 4 और 5 इसकी एक्सरसाइजेज, इसके सवाल, इनको आप लोगों ने ट्राई करना है। और फर्ज कर ले मैं अगर बात करता हूँ 4.1 एक्सरसाइज की, तो उसमें आपके पास क्या आ रहा है, 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आप लोगों को ऑलरेडी भी आपने पढ़े हुए हैं, मैं भी बताऊंगा, मैं ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने सवाल ट्राई किए होंगे तो जो सवाल आपका नहीं हुआ वो मैं यहाँ बोर्ड पे कहूँगा हाँ जी किसी ने सवाल ट्राई किया है, तो वो मैं कर देता हूँ, उससे समझा देता हूँ, समझाना तो मैंने है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन जो होती हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ी है, उससे कैसे इक्वेशन बनाते हैं। 4.2 के भी बहुत सारे सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उनको कैसे क्वाड्रेटिक बनाया जाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सिंथेटिक डिवीजन है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फिर वो जो रूट्स वाले हैं, अल्फा और बीटा वाले, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो वाले सवाल हैं। फिर आपके डिस्क्रिमिनेंट वाले सवाल हैं। तकरीबन यही बातें आप लोगों ने इससे पहले भी की हुई हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो टोटल 4 ही उसकी कैटेगरीज हैं और 4 ही एक्सरसाइजेज हैं। कम से कम 4 उसके मेथड जो है उसके एक 2 सवाल जो है उसमें से ट्राई करना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, आपने इनको देखना है, ट्राई करना है। फिर जब मैं मेथड समझाऊंगा उसमें के लिए मैं जो सवाल सेलेक्ट करूंगा वो आप वाला सवाल हो सकता है जो आपने किया हो और आपसे ना हुआ हो। जी हशाम। सर अभी करवा दे सर 4.1 सर, अभी टाइम है। बेटा अभी तो मैं है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं करना। सर मैंने कहा सर वो भी हो। ना ले, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको नहीं पता कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मौजूद है। वो मैंने इसलिए कह दिया कि कहीं मीटिंग दरमियान में ख़त्म हो जाती है, तो वो काम जो आपको करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखो बेटा ये जो क्रैश कोर्स होता है ना, इसमें फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पे रह जाते हैं, जो आपने पढ़े नहीं होते, उनकी रिवीजन होती है। जो टॉपिक आपने पढ़े होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको कर लेते हैं, ताकि जब मिले आप आसानी से सवाल तो पूछ सके ना। ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग स्टेटमेंट पढ़ लें, करेंगे हम इसको 4 की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 5 में भी होमोजीनियस इक्वेशन है जबकि 6 में नहीं है। वही बात जी, आप इसके कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, 1 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 2 माइनस 2। डिटर्मिनेंट निकालिए जी, क्या निकलता है। एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट, लेमडा का साइन आ रहा है ऐसे, सर 5 नहीं 5 नहीं निकल रहा, डिटर्मिनेंट पूछा है, लेमडा की वैल्यू नहीं पूछी। 5 प्लस लैम्डा। 5 प्लस लेमडा। जी सर। कोई और आवाज। लैम्डा प्लस 5। 5 प्लस लैम्डा। ओके ठीक है जी, हो गया। जब आप एक्सपेंड करेंगे रो 1 रो 2 जिससे भी करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। 5 प्लस लेमडा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई -5। हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर पुट किया और हमें यहां से वैल्यू मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर क्यों रखा। किसी का सवाल है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को 0 क्यों रखा? यस सर, बता दें सर। जी यासिर। सर यही पूछना था क्यों रखा। हाँ, अब आप लोग देखो, अब आप कहेंगे कि सर ने फिर हमें काम दे दिया।
जब तक ये 6 सवाल पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक वो बात मैं आमतौर पे बताता नहीं हूँ। मैंने एक्सप्लेन करना है, परेशान ना हो, अभी नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम करूँगा। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को कुछ काम दूंगा ना, फिर वो आप करके, अगर आपने ये 6 सवाल पूरे कर लिए तो पेज 130 पे देखिए 2-3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। चेक कीजिए बच्चों, यासिर एंड गुलाम मुस्तफ़ा। यस सर। यस इसमें सर, दोबारा से बता। इसमें इस चीज का जवाब मौजूद है, ठीक है। आपने सवाल भी करने हैं और उसको भी देखना है, और मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप पहले 4, 5, 6 के जो रह गए पार्ट हैं वो भी ट्राई कर लें, ताकि एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाए, फिर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जवाब ओके उसके सर। अंदर मौजूद है, इसलिए परेशान नहीं होना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, वापस आते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ी सी इसकी बात बतानी है। सब लोग पेज 131 निकाल लीजिए। निकाल लिए? Yes, sir. पेज 131 पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है। Sir. उसमें देखें ट्रिवियल सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। Yes, sir. यानी ये जो 3 वेरिएबल होते हैं, अगर इन तीनों की वैल्यू 0 हो तो उसे कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कहते हैं? Trivial solution. और अगर वैल्यू 0 ना हो, कोई एक भी नॉन 0 हो जाए, यानी 1, 0, 3 आ जाए, -1, -3, -9 आ जाए, 0, 0, 0 के अलावा जो भी सोल्यूशन होगा उसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, 2 में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, 3 में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, 4 में भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, एक्सेप्ट 0, 0। 4 में 0, 0 भी आ जाता है। तो 0, 0, 0 जो सोल्यूशन है, तीनों वेरिएबल का आंसर 0 हो, ऐसे सोल्यूशन को ट्रिवियल कहते हैं। उसके अलावा जो भी सोल्यूशन होगा उसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये उसके लिए लिखा, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। यहां पर बेसिकली रैंक इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप ये क्वेश्चन करें, फिर मैं उस बात को एक्सप्लेन करूंगा। और ज्यादातर चांस होते हैं, यानी 50% से ज्यादा चांस होता है कि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आए। देखिए जी। सर ये नॉन ट्रिवियल के आगे सर हमने 0 पुट करना है सर। जी सर नॉन ट्रिवियल के आगे हमने 0 पुट करना है सर, नॉन ये ट्रिवियल जिस तरह। सोल्यूशन लिखा आएगा, फिर डिटरमिनेंट 0 के बराबर रखना है। यस सर, थैंक यू। हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू -5 इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ए कह दें। उसके बाद 2x प्लस वाई माइनस, ये बेटा लैम्डा की जगह -5 रखेंगे तो +5z हो जाएगा, इसे इक्वेशन बी कह दें। और उसके बाद x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर सी कह दें। मुझे बताइए, पिछले सवाल 4 की तरह ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास? यस सर। मैंने वहां सिखाया आपको कि आपने x और y को z की शक्ल में निकाल लेना, यही सिखाया आपको। यस सर। कितने ऑपरेशन किए थे वहां पर? सर 3। 2। वही ऑपरेशन यहां भी कर रहे हैं। इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करो और b को वहां से सेपरेट कर दो, तो आपको y इन टर्म्स ऑफ z मिलेगा। ये सिर्फ बता रहा हूं, करना आपने खुद है। दूसरा ऑपरेशन आपने करना है a माइनस बी, तो इसको इसमें से आपको x इन टर्म्स ऑफ z मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में z को क्या रखा था? T. T. यहां भी z को t लिख लेंगे, वे t इज एन इंटीजर, और उसके बाद आपको x की वैल्यू भी t की शक्ल में और y की वैल्यू भी t की शक्ल में मिल जाएगी, एंड देन आप सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। कर लेंगे? यस सर। ओके। अब बेटा जो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें लैम्डा की 2 वैल्यूज आती हैं। यहां लैम्डा की 1 वैल्यू आई थी, उसमें 2 आएंगी, यानी इससे आगे 2 हिस्से बन जाएंगे, बस ये उसमें फर्क है और पहले वाले में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां लिखा है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। 6 पढ़े, वहां क्या लिखा हुआ है?
6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है सर। लैम्डा की वैल्यू के लिए भी कंडीशन है, फॉर द सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन पोजेस नहीं करता तो डिटर्मिनेंट 0 रखना है, वहां भी डिटर्मिनेंट 0 रखना है, 5 में भी 0 रखना है, लेकिन दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। यहां से आपको मिलेगा लैम्डा, जैसे यहां लैम्डा मिल गया, लैम्डा की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करके हमें 3 इक्वेशन मिलती हैं और फिर ये उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का मेथड सेम हो जाता है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।